आज हमारा टॉपिक है जी सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो सबसे पहले डॉगमा क्या होता है हम ये देखेंगे। सेंट्रल डॉगमा में हम पढ़ते क्या क्या चीज़ें हैं और वो चीज़ें किस तरह एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जो है वो कन्वर्ट होती हैं। तो डॉगमा बेसिकली ऐसे ट्रुथ हैं, ऐसे यूनिवर्सल कानून हैं जो कि किसी सूरत भी चेंज नहीं हो सकते। जैसे कि जो ज़मीन है सूरज के गिर्द घूमती है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसी तरह डॉगमा जो है बेसिकली वो एक ऐसा ट्रुथ है जो जिसको कोई भी अथॉरिटी जो है वो चेंज नहीं कर सकती। तो सेंट्रल डॉगमा क्या है? इट इज़ अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इट इज इरिवर्सिबल। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की एक इंफॉर्मेशन अगर डीएनए से प्रोटीन में जा रही है तो उस प्रोटीन को आप दोबारा डीएनए में चेंज नहीं कर सकते। तो सेंट्रल डॉगमा में हम डीएनए से प्रोटीन तक का सफर पढ़ते हैं। अब जो डीएनए है ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस हमारा कंट्रोलिंग यूनिट है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सरवाइव करने के लिए वो सारी जो है वो डीएनए में प्रेजेंट होती है। और डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम एंड दीज आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। अब किसी भी चीज़ की जब ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होगी तो वो डीएनए जो है वो अपना एक्सप्रेशन देगा इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनेगी और वो प्रोटीन अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो सारी प्रोटीन की मदद से करते हैं। और जितनी हमारे अंदर प्रोटीन्स बनेगी इसका मतलब ये है कि इतने ही हमारे अंदर जीन्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि एक जीन जो है वो एक प्रोटीन को कोड करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डीएनए है क्या, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, आरएनए क्या है, और उसके बाद डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, आरएनए से प्रोटीन कैसे बनती है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक मिशर, जिसको एफ मिशर भी कहते हैं। उसने हेलो जी जी सर, स्लाइड शो नहीं हो रही मेरे पास। सबके पास ऐसा ही है, यहाँ सिर्फ मुझे नहीं शो हो रही। जी मैं सर इंटरप्ट करने वाला था जी सर। स्लाइड जो है ना वो शो नहीं हो रही है, एक दफ़ा स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करके अगेन ऑन कर दें। सर ये मेरी तरफ तो कंट्रोल नहीं है शायद। सर शेयरिंग आपने की हुई है ना, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है तो अच्छा जी जी मैं दोबारा देखता हूँ। अब जी आपको स्क्रीन शो हो रही है मेरे लैपटॉप की? जी सर। हाँ जी अब हो रही है सर। अब हो रही है सर? जी हो रही है। अब स्लाइडें शो हो रही हैं आपको? नहीं स्लाइडें शो नहीं हो रही। आपका जो फोल्डर ओपन हुआ खड़ा है डीएनए आरएन जिसमें फाइल है। अच्छा मैंने वही ओपन तो किया हुआ है। आप स्क्रीन शेयरिंग जो है ना टीम से वो जी एक दफ़ा ऑफ करके फिर ऑन कर दें। चले मैं सर दोबारा देखता हूँ। अब हो रही है सर? अब ऑफ जी अब हो रही है। चलें ठीक है। ओके, एफ मिशर एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले डीएनए को आइडेंटिफाई किया था। उसने जो पस सेल थे वहाँ से एक मटेरियल जो है उसको आइसोलेट किया और उसको न्यूक्लियन का नाम दिया। लेटर ऑन जब न्यूक्लियन की नेचर देखी गई तो डेट वाज एस्टिक इन नेचर, और क्योंकि ये न्यूक्लियस से लिया गया था तो इस वजह से हम इनको जो है वो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। लेकिन उस वक्त ये था कि जो प्रोटीन है इट कंट्रोल ऑल द करैक्टर, तो इस वजह से जो डीएनए है उसको इतना अप्रिशिएट नहीं किया गया, क्योंकि हर कोई यही समझता था कि जो प्रोटीन है वो सारे करैक्टर्स को कंट्रोल कर रही है। उसके बाद जो डीएनए उसके स्ट्रक्चर पे जब काम शुरू हुआ तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम करना उस पर शुरू किया। तो उनमें से एक था रोजालैंड फ्रैंकलिन, ये किंग्स कॉलेज लंदन में जो थी वो लेबॉर्ट्री में काम कर रही थी, और इनकी जो फील्ड थी डेट वाज एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। तो उसने इसकी मदद से काफ़ी इमेजेस लिए
और जो इमेजेस थे उनसे स्ट्रक्चर के बारे में जो है इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट के साथ शेयर की। तो उसका एक एल्बम था और उस एल्बम का जो फोटो 51 है वो सबसे इम्पोर्टेंट था, जो कि आजकल जो हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं वो फोटो 51 ही जो है वो प्रेजेंट करता है। तो उस फोटो का जो नंबर था डेट वाज 51। इसी तरह एक इनका कोलीग था एम विल्कन, ये भी वहीं पे काम कर रहा था और इसने जितनी भी इंफॉर्मेशन थी रोज़ालैंड फ्रैंकलिन की वो वाटसन एंड क्रिक के साथ शेयर कर दी। तो वाटसन एंड क्रिक जो थे, उसके बाद एक चार्गफ है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ये काम कर रहे थे। तो इन्होंने एक फाइंडिंग दी कि प्यूरीन और पायरीमिडीन इनकी जो अमाउंट है डीएनए के अंदर हमेशा जो है वो इक्वल होती है, यानी कि एडेनिन जितनी होगी उतनी ही थायामीन होगी और जितनी साइटोसिन है उतना ही गवानीन होगा। फिर जो वाटसन और क्रिक जो थे ये कैम्ब्रिज में जो है ये अपना स्ट्रक्चर पे काम कर रहे थे। तो जो भी इंफॉर्मेशन विल्कन ने फ्रैंकलिन के इनके साथ शेयर की थी तो इसकी मदद से उन्होंने इसका जो है स्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर दिया। तो इसके बेस पे इनको जो है तीनों को नोबेल प्राइज शेयर किया गया था तीनों के साथ, लेकिन उस वक्त तक जो रोज़ालैंड फ्रैंकलिन थी उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये जो स्ट्रक्चर इन्होंने दिया था ये सारा काम जो था वो फोटो 51 से लिया गया, जो कि रोज़ालैंड फ्रैंकलिन ने किया था। उसके बाद वाटसन एंड क्रिक ने जब डीएनए का मॉडल दिया तो उसकी उन्होंने कुछ पॉइंट्स जो है वो बताए कि ये किस तरह इन स्ट्रक्चर है और किस तरह ये एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये था कि ये डबल हेलिक्स है, यानी कि इनके दो स्ट्रैंड हैं और वो हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। और दीज आर एंटी पैरेलल, कि अगर एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन जो है वो दूसरे स्ट्रैंड से अपोजिट होगी। अगर एक 5 to 3 है तो दूसरा जो है वो 3 to 5 होगा। और डीएनए जो है इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल ये है कि एक नंबर ऑफ जो न्यूक्लियोटाइड हैं that are connected with each other with the help of phosphodiester bond, और वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक राइबोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेसिस एंड थर्ड वन इज फॉस्फेट ग्रुप। और उस फॉस्फेट ग्रुप की वजह से जो डीएनए है उस पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब डीएनए जो है इट स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये तमाम लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होता है और जितनी भी हमारी सर्वाइवल के लिए इंफॉर्मेशन है वो डीएनए की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो अब जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक प्योरीन और एक पायरीमिडीन। तो इनको याद करने का तरीका होता है कि पायरीमिडीन टक जैसे TUC एंड प्यूरीन GA, गवानीन और एडेनिन। तो जो टक है TUC ये 3 है, ऑड नंबर में है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि ये हमेशा सिंगल रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, और जो प्यूरीन्स हैं यानी कि गवानीन और एडेनिन ये हमेशा डबल रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं। अब जो डीऑक्सीराइबोज है बेसिकली क्या होता है कि जो कार्बन नंबर 2 है ये वाली, यहाँ पे ऑक्सीजन मिस होगी, यहाँ पे भी ऊपर भी H होगा नीचे भी H होगा, तो इस वजह से हम इसको डीऑक्सीराइबोज करते हैं। जबकि ये जो कार्बन नंबर 3 है यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, और यही OH ग्रुप जो है ये न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड करके तो डाई न्यूक्लियोटाइड बनाता है, डाई न्यूक्लियोटाइड ट्राई न्यूक्लियोटाइड बनाता है। इसके बाद जो बेसिस हैं इनकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। 2 स्ट्रैंड जो हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एडेनिन और थायामीन हमेशा
2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। समटाइम इसको डबल बॉन्ड भी कहते हैं, जो कि गलत है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनता। देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडेनिन एंड थायामीन एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन गुआनिन एंड साइटोसिन। और इस तरह जो डीएनए का पार्टिकल है ये मिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स। और ये जो दोनों से स्ट्रैंड हैं एक दूसरे में के साथ स्पाइरल फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक है, और उसको हम डबल हेलिक्स कहते हैं। एक से स्ट्रैंड अगर इसका ये 5 प्राइम है तो इसका जो एंड होगा डेट विल बी 3 प्राइम, और इस तरह अगर इसका ये 3 है तो डेट विल बी 5 प्राइम। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो एनवायरनमेंट की तरफ ज़्यादा एक्सपोज हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें या यहाँ पे देखें ये, जी बच्चे। सर वो ना मैंने पूछना था, बुक में जो टेबल दिया हुआ है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में एडेनिन थायमिन की क्या रेशियो है और गुआनिन साइटोसिन की क्या रेशियो है, तो ये टेबल याद करना है हमने। फॉर एग्जांपल काओ में एडेनिन थायमिन की 1:4 है और गुआनिन साइटोसिन की 1:0 है, तो इसका मतलब ये याद करेंगे हम। बेटा मुझे तो पता ही नहीं आप कौन सी बुक फॉलो कर रही हैं। सर मैं बीएससी की बुक फॉलो कर रही हूँ, कारवान की। चलिए आप ये जितने भी क्वेश्चन है ये लिख लें, इंशाल्लाह इनको एंड पे जो है जैगम साहब और बाबर साहब अफाक साहब से जो डिस्कस करके फिर आपको बताते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है। जी बिल्कुल, मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि काइंडली क्वेश्चन जो है ना वो एट द एंड ऑफ क्लास जो है वो पुट कर लिया करें। थैंक यू। ओके सर। ओके अच्छा, आप यहाँ पे देखें कि ये जो बेसिस हैं ये ज़्यादा एक्सपोज हैं, ये जो यहाँ पे जो टर्न आ रही है और यहाँ पे भी जो है ये भी इजीली अवेलेबल, लेकिन ये जो इंटरनल है ये आपको देखेंगे कि ये डीप है। इसी तरह यहाँ से देखेंगे तो ये डीप है। तो वो बेसिस या वो डीएनए का पार्ट जो कि ज़्यादा एक्सपोज हो और बेसिस इजीली एक्सेसिबल हो उनको आप मेजर ग्रूव कहते हैं, और वो ग्रूव या जहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस जो है इजीली एक्सेसिबल ना हो डेट इज कॉल्ड माइनर ग्रूव। उसके बाद ये एक है आपके पास एक नाइट्रोजनस स्पेस और एक ये आपके पास है नाइट्रोजनस स्पेस। इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा डेट विल बी 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। और एक क्रस्ट जैसे एक वेव होती है उसका एक क्रस्ट होता है और एक ट्रफ होता है। एक क्रस्ट और एक ट्रफ ये एक कंप्लीट जो है वो हेलिक्स बनाते हैं। अब जो डीएनए है ये डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको ए डीएनए भी कहते हैं, बी डीएनए भी है, जी डीएनए भी है, लेकिन जो वाटसन एंड क्रिक का मॉडल है ये बी फॉर्म ऑफ डीएनए। अक्सर जो है ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि वाटसन एंड क्रिक की विच फॉर्म ऑफ डीएनए, इट इज अ बी फॉर्म ऑफ डीएनए। बाकी जो डीएनए हैं ये मोस्टली वायरसेस वगैरह में इनकी थोड़ी बहुत रिपीट्स जो हैं वो देखी गई हैं, तो वहां से जो है इनको देखा गया कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो ये इनका है कि स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, ए फॉर्म है, दिस इज बी फॉर्म एंड दिस वन इज जी फॉर्म। तो ये जो है कि कंपेयर टू बी डीएनए द ए डीएनए फॉर्म इज अ वाइडर राइट हैंडेड स्पाइरल, यानी कि जो जब आप पॉइंट आउट करेंगे तो आपकी जो डायरेक्शन होगी फिंगर की वो डिटरमाइन करती है कि जैसे आपने राइट हैंड रूल पढ़ा होगा तो वो बताती है कि ये जो कर्ल है या स्पाइरल इसका शेप है वो राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है। Fragments of the DNA where the basis has been chemically modified by the methylation may undergo a large change in the conformation and adopt the Z form. बाज़ ये होता है कि जैसे अगर आप डीएनए में देखें या आप वायरस का डीएनए अगर देखें तो जब न्यूक्लियस एंजाइम अटैक करता है तो वो जितना भी बैक्टीरियल जीनोम है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन जो वायरस का जीनोम है उसको कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी मॉडिफिकेशन हो चुकी होती है, उसकी मिथाइलेशन हो चुकी होती है। और जब भी कोई बेसिस मॉडिफाइड हो जाए तो उनकी फिर ट्रांसक्रिप्शन
और जो ट्रांसलेशन है वो मुश्किल हो जाती है। तो उसकी वजह से जब वो रिस्पेक्टिव प्रोटीन नहीं बनती तो अल्टीमेटली जो बॉडी है उसके लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। उसके बाद ये देखें कि एवरी ह्यूमन सेल हैज 6 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स, और इसका सर जो डिस्टेंस, एक्सक्यूज मी सर, सर प्लीज अपनी लास्ट जो बात की है वो रिपीट कर दें, समझ नहीं आई। वायरस और डीएनए की बात चुकी है। मैंने कहा कि जो वायरस होते हैं उनका जो डीएनए है वो मॉडिफाइड होता है, इसी वजह से उन पे कोई भी न्यूक्लियस एंजाइम जो है वो अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन जो आपका बैक्टीरियल जीनोम है वो मॉडिफाइड नहीं होता, इसलिए जब वायरस उन पे अटैक करता है तो उसकी वजह से क्या होगा कि बैक्टीरिया का डीएनए तो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन वायरल जीनोम जो है वो इंटैक्ट रहेगा ड्यू टू मॉडिफिकेशन। लेकिन अगर इन केस ऑफ ह्यूमन कोई भी जीनोम है वो मॉडिफाइड हो जाए तो वो फिर ट्रांसक्रिप्शन के लिए अवेलेबल नहीं होता। तो उसकी वजह से जब वो ट्रांसक्रिप्शन कोई भी मिसिंग हो जाएगी, एक अमीनो एसिड भी मिसिंग हो जाएगा, तो ऑर्गेनिज्म के अंदर म्यूटेशन आ जाती हैं, क्योंकि वो एक नॉर्मल जो प्रोटीन है वो सिंथेसाइज नहीं करता। उसके बाद हम देखेंगे कि जो ह्यूमन सेल है उसमें 6 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स होते हैं, और डिस्टेंस बिटवीन द बेसिस इज 0.34 10⁻⁹ मीटर होता है, या नैनोमीटर इसको कहते हैं वैसे 10⁻⁹ को। जो लेंथ है डीएनए की वो है 2 मीटर, and the average cell number in the human body is 75 × 10⁻12, and the total length of DNA human body is 150 × 10⁻12 मीटर। और ये बताया गया है कि अर्थ टू सन जो है वो डिस्टेंस इतना है, तो अगर आप 500 दफ़ा जो है वो स्ट्रेच करें डीएनए को ज़मीन से सूरज के गिर्द, तो एक जो इंसान है उसका डीएनए इतनी लेंथ है। अब सवाल ये है कि 2 मीटर है लेंथ डीएनए की, और वो डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट है? सेल के अंदर। सेल के बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब सेल माइक्रोस्कोपिक है, उसको आप आम आंख से नहीं देख सकते, यू नीड अ माइक्रोस्कोप। तो 2 मीटर फिर किस तरह उसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है? तो उसके लिए नेचर ने कुछ मैकेनिज्म्स रखे हैं इंसान ऑर्गेनिजम्स के अंदर, कि जिसकी मदद से जो डीएनए है उसकी सुपर कॉइलिंग होती है, और सुपर कॉइलिंग की वजह से उसको हाईली कंडेंस फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है, और जिसकी मदद से वो एक माइक्रोस्कोपिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो है वो फोल्ड होके प्रेजेंट होता है। DNA आइडेंटिटी बिटवीन 2 पीपल इज अबाउट 99.9% है। ह्यूमन डीएनए जो है वो 1 to 4% ऑफ निंडरथल डीएनए। निंडरथल डीएनए वो हैं जो एंशिएंट जो थे चिंपैंजी और इंसान के दरमियानी जो जनरेशन थी उनको कहते हैं 1 to 4% जो है वो वहां से लेते हैं। और अबाउट 8% ऑफ ह्यूमन डीएनए कैरीज वायरल जेनेटिक मटेरियल, कि उसके साथ भी कुछ ये होता है। तो ये डीएनए जो है चिंपैंजी 98% शेयर करता है, यानी कि आइडेंटिकल है टू ह्यूमन डीएनए। माउस 92% है, ज़ेब्रा फिश 76 है, फ्रूट फ्लाई है जो 51% है, अरेबिडोप्सिस थैलियाना जो है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट वर्ड इसको कहते हैं। अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट वर्ड इज, तो उसको आप कहते हैं अरेबिडोप्सिस थैलियाना। इसलिए कहते हैं कि जितने भी मैक्सिमम जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो इस पे परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद एसर्शिया कोलाई है बैक्टीरिया, इसके साथ जो है वो 18% जो है वो शेयर करता है। तो सबसे पहले जो 2 मीटर है लेंथ, ये डीएनए की होती है।
अब डीएनए ने जब भी कॉइलिंग करनी होती है तो इसको कुछ जो है वो मटेरियल चाहिए होता है। इन केस ऑफ यूकैरियोट तो हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनिन एंड लाइसिन। ये एक बेसिक अमीनो एसिड है और इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से जो हिस्टोन्स प्रोटीन है उन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और डीएनए पे होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फास्फेट ग्रुप। अब जो हिस्टोन प्रोटीन है इसकी 5 टाइप्स होती हैं। H1, H2A और उसके बाद है H2B, H3 एंड H4। अब जो H1 के अलावा है, ये देखें ये हैं 5। अब H1 के अलावा ये जो है 1, 2, दिस वन इज 3 एंड 4, इन चारों के 2-2 यूनिट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और ये जो 4 होंगे जब इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके 8 सब यूनिट बन जाएंगे, यानी कि ऑक्टामर बन जाएगा, एक क्लस्टर, एक ग्लोब की फॉर्म में। अब डीएनए जो है उस ग्लोब के अराउंड क्या करेगा? रैप करेगा। ठीक है, उसको लपेटा जाएगा और उस स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। और इसका जो डायामीटर होता है वो होता है 10 नैनोमीटर। देखें कि पहले आपके पास जो क्रोमेटिन था डेट वाज 2 मीटर डीएनए। जब इसकी पहली कॉइलिंग हुई है तो ये 10 नैनोमीटर में आ गया। अब इस तरह जो नंबर ऑफ जो है वो न्यूक्लियोसोम जो है वो बना दिए जाते हैं। अब जो न्यूक्लियोसोम है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, विद द हेल्प, ये देखें ये एक न्यूक्लियोसोम है, 4 सब यूनिट ऊपर हैं और 4 सब यूनिट नीचे हैं। इसी तरह ये 4 सब यूनिट ऊपर है, ये ऑक्टामर है हिस्टोन प्रोटीन का। ठीक है, अब ये जो ऑक्टामर है इसके अराउंड जो डीएनए होता है वो होता है 147 बेस पेयर ऑफ डीएनए। इस ऑक्टामर के अराउंड जो है वो कॉइल करते हैं। अब ये न्यूक्लियोसोम और ये न्यूक्लियोसोम, इनके दरमियान जो ये वाला डीएनए है इसको आप लिंकर डीएनए कहते हैं। ठीक है, और इस अटैचमेंट को हेल्प करती है H1, जो ये देखें कि ये वाली जो प्रोटीन है, ये वाली जो कि न्यूक्लियोसोम में इन्वॉल्व नहीं होती, ये क्या करती है कि लिंकर डीएनए की अटैचमेंट में हेल्प करती है। अब जो न्यूक्लियोसोम है इसकी जब फर्दर कॉइलिंग होगी तो ये जब 6 न्यूक्लियोसोम आपस में कॉइल करेंगे तो वो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको आप कहते हैं सोलिनॉइड। ठीक है, ये देखें कि ये है एक न्यूक्लियोसोम और ये न्यूक्लियोसोम, इन दोनों को जो जोड़ेगा डेट इज कॉल्ड लिंकर डीएनए। ठीक है, इस तरह जब 6 जो हैं जब आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको आप कहते हैं सोलिनॉइड, और इसका जो डायमीटर है वो 30 नैनोमीटर हो जाता है। तो हाई लेवल ऑफ स्टोन यानी कि H1 होगा तो नो जीन ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ये हाईली कम्पैक्ट जो है वो न्यूक्लियोसोम्स को आपस में अटैच करके रखेगी और जो डीएनए है वो रिलैक्स फॉर्म में नहीं आएगा। रिलैक्स फॉर्म से मुराद ये है कि वो जब तक लीनियर फॉर्म में नहीं आता उस वक्त तक उसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकती। लेकिन जब उसकी अमाउंट अगर आप कम करेंगे तो डीएनए की जो है वो फोर्सेस कम होंगी और जो जीन्स हैं वो अवेलेबल होंगी जो है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। आप देखें कि पहले 2 मीटर था, उसके बाद 10 नैनोमीटर आ गया, उसके बाद सोलिनॉइड बना तो 30 नैनोमीटर बन गया। अब इसकी फर्दर जब होगी कॉइलिंग तो उसके नतीजे में ये क्रोमेटन बना देता है। ठीक है,
और जो क्रोमेटन है इट इज 700 नैनोमीटर इन डायामीटर। और जो क्रोमेटन जब हाईली कॉम्पैक्ट फॉर्म में आता है जिसको आप क्रोमोसोम कहते हैं तो डेट इज 1400 नैनोमीटर। तो आप देखें कि जैसे जैसे पावर जो है नेगेटिव में ज़्यादा होती जाती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो 2 मीटर से 1400 नैनोमीटर तक का जो सफ़र है वो क्या करता है कि डीएनए को इस काबिल बनाता है कि वो एक माइक्रोस्कोपिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर सके। तो दिस इज कॉल्ड सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। तो जब भी डीएनए जो है उसने ट्रांसक्राइब होना है तो इसकी सुपर कॉइलिंग जो है वो रिमूव करवाई जाएगी। अब ये देखें कि जो इसका डायामीटर है डेट इज 2 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये एक क्रस्ट और ये ट्रफ ये एक क्या बनाते हैं, हीलिक्स बनाते हैं और इसके अंदर 10.5 न्यूक्लियोटाइड होंगे। ये दिस इज वन crust and this one is one trough, and this is called a complete helix, and this is about have 10.5 nucleotides or base pairs. देखें कि नंबर 1 पे लिखा है एट द सिंपलेस्ट लेवल क्रोमेटन इज अ डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और उसके बाद डीएनए इज कॉम्प्लेक्स्ड विद हिस्टोन टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। ठीक है, न्यूक्लियोसोम जो है वो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, यानी कि 4 प्रोटीन्स के 2-2 सब यूनिट होते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे है कि क्रोमेटन कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियोसोम प्लस द H1 हिस्टोन जो है लिंकर डीएनए में जो ये हेल्प करते हैं। उसके बाद जो है वो 30 नैनोमीटर जो मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोसोम सोलिनाइड बना देते हैं। उसके बाद जो है 700 नैनोमीटर और फिर ये 1400 नैनोमीटर जो है क्रोमोसोम हाईली कॉम्पैक्ट फॉर्म जो है वो डीएनए की आप देखते हैं। तो क्रोमेटन और जो है वो क्रोमोसोम में यही डिफरेंस होता है। जब आप सेल साइकिल पढ़ते हैं तो आपका डीएनए जो है बिफोर रेप्लिकेशन या बिफोर स्टार्ट ऑफ सेल साइकिल क्रोमेटन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे ही उसकी जो है वो सेल साइकिल माइटोसिस या मियोसिस होनी होती है तो प्रोफेज में वो क्रोमोसोमल फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो बिकॉज इट इज अ हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, तो इसको आप क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। आगे अगर आप डीएनए के देखें तो यूक्रोमेटन है और हेट्रोक्रोमेटन है। अब यूक्रोमेटन जो है उसको अगर आप देखें तो इट इज अ नॉन एक्टिव क्रोमेटन। नॉन एक्टिव क्रोमेटन से मुराद है कि विच डज नॉट टेक पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन। इसको आप नॉन फंक्शनल डीएनए भी कहते हैं, इनको हम इंट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये नॉन कोडिंग से मुराद ये है कि ये किसी किस्म का मैसेंजर आरएनए नहीं बनाते। जब मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा तो उससे किसी किस्म की प्रोटीन नहीं बनेगी, और प्रोटीन नहीं बनेगी तो वो जो डीएनए का सीक्वेंस है वो ऑर्गेनिज्म के किसी फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन इसके जो कॉन्ट्रेरी है डेट इज यूक्रोमेटन, ये होता है एक्टिव और ये ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जितनी भी जीन्स हैं डेट आर प्रेजेंट इन यूक्रोमेटन रीजन। ठीक है, तो यूक्रोमेटन रीजन में जब ये पाई जाएंगी तो उसको आप क्या कहेंगे कि दे आर आल्सो जीन्स। इसको आप एक्सॉन भी कहते हैं, यानी कि ये किसी न किसी मैसेंजर आरएनए को कोड कर रही हैं। तो मैसेंजर आरएनए के नतीजे में जो है वो प्रोटीन बनेगी। तो हमारी बॉडी के अंदर जो 90 से 95% जो डीएनए है वो जंक डीएनए या हेट्रोक्रोमेटन है, नॉन फंक्शनल डीएनए है, जिसका अभी तक कोई फंक्शन जो है वो मतलब एग्जैक्ट मालूम नहीं हुआ, लेकिन साइंटिस्ट ने उसको जो है वो पोस्टुलेट किया हुआ है। इसी तरह यूक्रोमेटन है, ये एक्टिव है, तो ये मतलब आपकी जितनी भी जीन्स होंगी डेट विल बी यूक्रोमेटन। तो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए। तो अब हम देखेंगे कि आरएनए क्या होता है। तो RNA word refers to the self-replicating ribonucleic acid molecule
इसकी 3 टाइप्स होती हैं। देखें कि ये मेन जो है वो डीएनए है। डीएनए से जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई सिग्नल, कोई स्टिमुलाई बॉडी को या न्यूक्लियस को दिया जाता है, तो उसके नतीजे में उसके रिस्पेक्टिव जीन जो है वो अपना जो है वो स्विच ऑन होती है, और स्विच ऑन के होने के नतीजे में वो मैसेंजर आरएनए बन जाते हैं, और वो मैसेंजर आरएनए आफ्टर ट्रांसलेशन विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन and that protein will perform a specific function। तो ये जो मैसेंजर आरएनए है, जब प्रोटीन बन जाएगी तो ये डिग्रेड हो जाएगा। तो आरएनए, उसके बाद देखें कि जो पहला पॉइंट है आरएनए वर्ड क्या है, कि आरएनए जो है वो आरएनए बनाता है। ठीक है, ये जो है वो एंशिएंट थी। ठीक है, कि जो पहले यही कहा जाता है कि पहले डीएनए प्रेजेंट नहीं था, पहले आरएनए प्रेजेंट था। लेकिन फिर जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम एवोल्यूशन हुई, तो आरएनए चेंज हो गया डीएनए के अंदर, क्योंकि जो डीएनए है इट इज अ मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए। उसकी वजह यह है कि डायरेक्शन अगर आप देखें तो वो 5 to 3 होती है। तो डीएनए में जो कार्बन नंबर 2 है, वो वहां पे ऑक्सीजन जो है वो मिसिंग होती है, सिर्फ हाइड्रोजन है जो कि किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाता। लेकिन आरएनए में क्योंकि राइबोन्यूक्लिक एसिड है, वहां पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो बाज़ औक़ात काफ़ी जो केमिकल्स हैं वो OH ग्रुप के साथ रिएक्शन करके तो जो आरएनए मॉलिक्यूल्स थे उनको डिस्टर्ब करते थे। लेकिन नेचर जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो जो लाइफ थी डेट मूव फ्रॉम आरएनए वर्ड टू डीएनए वर्ड। ये कंपैरिजन है कि शुगर देखें, उसमें डीऑक्सीराइबोस थी और इसमें क्या होती है, राइबोस शुगर होती है, और यूरासिल जो है वो रिप्लेस हो जाती है थायामीन के साथ। अगर आप डीएनए देखें तो उसमें क्या था कि एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है थायामीन के साथ इन केस ऑफ डीएनए, बट इन केस ऑफ आरएनए जो थायामीन है इट इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल, और एडेनिन क्या करेगी, 2 बॉन्ड बनाएगी यूरासिल के साथ। और आरएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं वो यूजुअली स्मॉलर होते हैं, शॉर्टर होते हैं, और आरएनए जो है मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन डबल स्ट्रैंडेड भी हो जाता है। और जब ये डबल स्ट्रैंडेड होता है तो ये एक हेयर पिन लूप बनाता है। हेयर पिन लूप इस तरह बनती है कि एडेनिन और थायामीन के जो हैं वो सीक्वेंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से इनके दरमियान अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। तो अट्रैक्शन के नतीजे में वो जो मॉलिक्यूल है उस अपने ऊपर ही फोल्ड बैक हो जाएगा, तो उस नतीजे में ये क्या होता है कि आरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो जाते हैं। अच्छा, अब जो मोस्टली आरएनए वर्ड है अगर आप देखें तो वो जो है वायरस के अंदर एग्जिस्ट करती है, कि आपने आरएनए वायरसेस पढ़े होंगे, उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस आ जाते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस आ जाते हैं। तो यूकैरियोट अगर आप देखें तो उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के अंदर जो है वो स्टोर होती है। अब ये वायरस जीनोम है, आरएनए वर्ड भी है, डीएनए भी है, डबल स्ट्रैंडेड भी होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी है, लीनियर है, उसके बाद सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कुछ सिंगल भी होते हैं, कुछ जो है वो मल्टीपल भी होते हैं। तो ये दैट इज ऑल अबाउट वायरसेस। अब अगर आप देखें तो आरएनए की डिफरेंट टाइप्स हैं, क्लासेस हैं आरएनए की। पहला है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, बैक्टीरिया में यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट, और इसका काम क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। यानी कि राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन आपस में ज्वाइन होके राइबोसोम बनाते हैं। तो राइबोसोम का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है दैट इज राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, एज द नेम इंडिकेट इट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ओके, उसके बाद है ट्रांसफर आरएनए। अब जो ट्रांसफर आरएनए है ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है।
उसकी वजह यह है कि इसमें एक तो कोडिंग पढ़नी होती है किसके ऊपर, जो मैसेज आया है फ्रॉम डीएनए। जब ये मैसेज पढ़ेगा तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री ये अमीनो एसिड लेके आएगा, और वो अमीनो एसिड जो हैं एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड, और एक चेन बनाएंगे डेट इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसको आप क्या कहते हैं, प्रोटीन। और ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। उसके बाद है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ये यूकैरियोट में होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम क्या होता है, प्रोसेसिंग ऑफ प्री मैसेंजर आरएनए। अच्छा, प्री मैसेंजर आरएनए क्या होता है कि ऐसा मैसेंजर आरएनए जो कि ट्रांसलेशन के लिए रेडी ना हो, उसको आप प्री मैसेंजर आरएनए कहते हैं। तो यूकैरियोट में जो मैसेंजर आरएनए बनता है, डेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फंक्शनल एज वेल एज नॉन फंक्शनल रीजन। जो फंक्शनल रीजन होंगे उसको आप कहते हैं एक्सॉन, और जो नॉन फंक्शनल होंगे डेट विल बी कॉल्ड एज इंट्रॉन। तो जब ट्रांसलेशन होगी तो सबसे पहले इंट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा। जब तक इंट्रॉन रिमूव नहीं करे होंगे, क्योंकि इंट्रॉन किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते, उनका सीक्वेंस किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता, तो पहले उनको रिमूव किया जाता है। रिमूवल के नतीजे में जो प्री मैसेंजर आरएनए जो है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू मैच्योर मैसेंजर आरएनए दैट इज रेडी फॉर ट्रांसलेशन। उसके बाद स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए, ये होता है प्रोसेसिंग एंड असेंबली ऑफ राइबोसोमल आरएनए। और स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए होते हैं। माइक्रो आरएनए हैं जो कि इनहिबिट करते हैं ट्रांसलेशन को मैसेंजर आरएनए के। और स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए है ट्रिगर डिग्रेडेशन ऑफ अदर आरएनए मॉलिक्यूल्स। और पेवी इंटरैक्टिंग आरएनए होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में होते हैं, और ये गेमेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इनका फंक्शन जो है अभी तक जो है वो पता नहीं चला। राइबोसोमल आरएनए देखें कि एग्जिस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस, क्योंकि जो ट्रांसलेशन है वो होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो राइबोसोम का काम क्या होता है, दीज आर प्रोटीन फैक्ट्रीज। और प्रोटीन कहाँ से बनेगी, जब मैसेंजर आरएनए को रीड आउट किया जाएगा, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि ट्रांसलेशन होती है और प्रोटीन बनती है। और ये काम कौन करता है, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जब प्रोटीन के साथ मिलेगा तो राइबोसोम बना देगा, और ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन होते हैं। अब राइबोसोमल जो है आरएनए फॉर्म टू सब यूनिट, एक लार्जर सब यूनिट होता है और एक जो है वो स्मॉलर सब यूनिट होता है। और इनके दरमियान जो है वो सैंडविच हो जाता है मैसेंजर आरएनए जब वो इसको रीड आउट करता है, और उसके नतीजे में रिस्पेक्टिव जो अमीनो एसिड है वो लेके आता है। मैसेंजर आरएनए पे जो कोड प्रेजेंट होते हैं उनको आप कहते हैं कोडान, और उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होता है ऑन ट्रांसफर आरएनए दैट इज कॉल्ड एंटी कोडान। तो अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि एंटी कोडान कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमेशा ट्रांसफर आरएनए पे प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम की 3 साइट होती हैं, एक ए साइट है, एक पी साइट है और एक ई साइट है। ये जो है हाइपोथेटिकली हैं, ये अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने जो है वो बनाई हुई है। ए साइट क्या होती है, अमीनो एसिड जहाँ पे आता है। पी साइट क्या है, जहाँ पे 2 अमीनो एसिड के दरमियान बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड साइट भी इसको कहते हैं। और जब पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है तो उसके बाद ई साइट है, तो ई से वो जो ट्रांसफर आरएनए एम्प्टी होगा वो एग्जिट कर जाएगा। और a single messenger RNA can be translated simultaneously by multiple ribosomes. और राइबोसोमल आरएनए सबसे ज्यादा होता है, और ये 80% ऑफ द टोटल जो सेलुलर आरएनए है वो बनाता है।
इसके स्मॉलर सब यूनिट्स भी होते हैं, जैसे कि 16S राइबोसोमल आरएनए है, 5S है, 23S राइबोसोमल आरएनए है। तो ये जो है मिलके तो एक बड़ा राइबोसोमल आरएनए बनाते हैं। इसी तरह यूकैरियोट में है ये। तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि प्रोकैरियोट में जो है राइबोसोमल वो 70S होता है, यूकैरियोट में वो जो है वो 80S होता है। उनका स्मॉलर सब यूनिट है और ये जो है वो लार्जर है। ये सॉरी लार्जर है 50S और ये इनका स्मॉलर है 30S। ये जो है 60S 50S भी होते हैं और ये 40S है। अच्छा, the structure of ribosomal RNA is very complex. It is made up of 100 to 4500 nucleotide, and there are both double stranded and single stranded fragment. अब जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें देखें कि जो दो पोर्शन इसके होते हैं जिसमें फॉस्फेट ग्रुप है और जो राइबोज शुगर है वो सेम है। वेरिएशन कहाँ से आती है? जैसे जैसे नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो वेरी करती हैं विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, विद रिस्पेक्ट टू अरेंजमेंट। तो जैसे जैसे वो वेरी करेंगी तो उसके नतीजे में जो डीएनए है वो भी चेंज होता जाएगा, उसके करैक्टर चेंज होते जाएंगी, एक जीन चेंज होते जाएगी। तो यानी कि सारा जो डिपेंडेंस है वो नाइट्रोजनस बेसिस पे है। ये जो है न्यूक्लियोलस के अंदर जो है ये राइबोसोमल आरएनए बनते हैं, ये आपने याद रखना है। और उसके बाद न्यूक्लियस में आते हैं तो यहाँ पे क्या होते हैं कि न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, न्यूक्लियस की जो वाल होती है परफोरेटेड होती है। तो उसके नतीजे में ये क्या करते हैं कि एक्सपोर्ट हो जाते हैं बाहर की तरफ। उसके बाद है मैसेंजर आरएनए कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन डीएनए से मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई, तो उसके नतीजे में मैसेंजर आरएनए बनता है। और मैसेंजर आरएनए जो है ये शॉर्ट लिविंग होता है, इट इज हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल। जैसे ही स्टिमुलाई के रिस्पांस में ये बनेगा और इससे प्रोटीन बनेगी तो ये डिग्रेड हो जाएगा, क्योंकि अगर ये डिग्रेड ना हो तो राइबोसोम इसको रीड आउट करके बार बार प्रोटीन बनाएंगे, तो उसकी वजह से सेल के अंदर उस चीज़ की टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो नेचर ने इस चीज़ को हाईली रेगुलेट किया है कि जब ये मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट एक दफ़ा हो जाएगा तो ये फौरन क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है। अच्छा, जब मैसेंजर आरएनए जो है बनता है तो इस पे चांसेस होते हैं कि कोई न्यूक्लियेसिस एंजाइम इस पे आके अटैक ना कर दें। पहले भी मैंने आपको बताया है कि जब मॉडिफिकेशन कर दी जाए डीएनए की या आरएनए की तो फिर उसको न्यूक्लियेसिस एंजाइम जो है वो डिग्रेड नहीं कर सकते। तो आप देखें कि इसमें जो है 7 मिथाइल गुआनोसिन जो है वो हेड पे लगा दी जाती है, कैप जिसको आप कहते हैं 5 प्राइम एंड पे, और 3 प्राइम एंड पे पोली ए टेल होती है, यानी कि एडेनिन के जो है मैनी जो रेजिड्यूज हैं वो अटैच करवा दिया जाता है। ये 20 से 200 लिखे हुए हैं इन्होंने। तो ये जो है उसके नतीजे में कोई न्यूक्लियेसिस एंजाइम इस पे आके अटैक नहीं कर सकता। अब जो न्यूक्लियेसिस एंजाइम है उसकी भी दो टाइप्स होती हैं, एक एंडोन्यूक्लियेज और एक एक्सोन्यूक्लियेज। एंडोन्यूक्लियेज ये होता है कि जैसे ये देखें कोडिंग सीक्वेंस एक स्पेसिफिक टारगेट पे आके अटैक करेगा, कि अगर आपको ये वाला सीक्वेंस कट करना है तो यहाँ पे वो आके अटैक कर देगा। दिस इज सर ये कॉल्ड कैप और टेल का दोबारा बता दें। एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है। और एक्सोन्यूक्लियेज क्या है कि वो कॉर्नर पे आके अटैक करेगा, हमेशा कॉर्नर्स पे, वो कभी भी इंटरनल साइड पे अटैक नहीं कर सकता। जब मैसेंजर आरएनए बनता है न्यूक्लियस के अंदर तो फिर उसको ट्रेवल करना होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियेसिस एंजाइम होते हैं। न्यूक्लियेसिस एंजाइम ऐसे एंजाइम हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड करते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स होती हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। ऐसे एंजाइम जो डीएनए को डिग्रेड करेंगे डेट आर नोन एज डीएनएसिस, और जो आरएनए को करेंगे डेट आर कॉल्ड आरएनएसिस। तो उस
चीज से बचने के लिए इसकी मॉडिफिकेशन की जाती है। मॉडिफिकेशन के नतीजे में जो न्यूक्लियेसिस एंजाइम है वो उन पे अटैक नहीं करते। अब जो कैप है 5 प्राइम एंड पे जो मॉडिफिकेशन होती है उसको हम कहते हैं कैप, एंड दैट इज 7 मिथाइल गुआनोसिन। और जो टेल पे या 3 प्राइम एंड पे होती है उसको हम कहते हैं पॉली ए टेल, यानी कि ए से मुराद है एडेनिन। एडेनिन के जो ढेर सारे जो मॉलिक्यूल्स या रेजिड्यूज हैं वो आके कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए को मैंने आपको पहले बताया कि इस पे एंटीकोडॉन होता है और इट इज कंपोज्ड ऑफ 73 to 94 न्यूक्लियोटाइड इन लेंथ, और ये 10 से 12% जो आरएनए है वो बनाता है। Transfer RNA is highly specific towards amino acid. Every cell has at least 20 transfer RNAs. Or every amino acid can be transported by one or several different transfer RNA. और 20 किस्म के अमीनो एसिड ही होते हैं जो कि हमारी प्रोटीन्स बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो जो हर कोडान है वो एक अमीनो एसिड को कोड करता है और मैसेंजर आरएनए पे प्रेजेंट होता है, और उसका जो एंटी होगा डेट विल बी प्रेजेंट ऑन ट्रांसफर आरएनए, और वो इंफॉर्मेशन रीड आउट करेगा किस पे, मैसेंजर आरएनए पे, और उसके फिर जो है रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड लेके आएगा और वो अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन बनाएंगे। तो ट्रांसफर आरएनए जो है वो अकर्स इन अ सेल इन अ फ्री स्टेट और बाउंड टू स्पेसिफिक अमीनो एसिड। ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए। Humans have 22 mitochondrial genes encoding transfer RNA and about 500 transfer RNA genes in nuclear genome. अक्सर जो है वो जो इंटरव्यू है उसमें पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट जीनोम। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा कि जो एनिमल है इट हैव 2 टाइप ऑफ जीनोम, one is nuclear genome and other one is mitochondrial genome. On the other hand, plants have 3 type of genome, that is plastid, mitochondrial and nuclear genome. लेकिन जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है या ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए जो जरूरी है, तो वो जो जीनोम है वो सारा न्यूक्लियर जीनोम जो है वो उसको कंट्रोल करता है। और स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए यूजुअली विजुअलाइज्ड एज अ क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। तो ये इसके जो है 5 टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप होता है, इसका एक डी आर्म है, ठीक है, डेट इज 4 बेस पेयर स्टेम एंडिंग इन अ लूप डेट ऑफन कंटेन डाइहाइड्रोयूरिडीन। एंटीकोडॉन आर्म है जहाँ पे जो है वो कोडान के साथ आके अटैच होता है। तो ये देखिए एक्स्ट्रा आर्म है, ये डीएचयू एक्सेप्टर है और दिस वन इज एंटीकोडॉन, ठीक है। और द सीसीए टेल that is the most important for the recognition of transfer RNA by enzyme and critical in translation। यानी कि ये बताएगा कि कौन सा ट्रांसफर आरएनए इस अमीनो एसिड को लेके जाएगा, और जो पेयरिंग है बिटवीन कोडान और एंटीकोडान वो जो है वो हाईली स्पेसिफिक होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई और अमीनो एसिड उसकी जगह पे आके अटैच हो गया तो उसके नतीजे में क्या होगा कि जो पूरी प्रोटीन है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी और उसमें माल फंक्शनिंग आ जाएगी। ये जो सीसीए एंड है ये अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट है और ये एंटीकोडान है जो कि कोडान को रीड आउट करता है ऑन मैसेंजर आरएनए। उसके बाद है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जो मैंने आपको पहले बताया है कि that are found within the nucleus of eukaryotic cell transcribed by RNA polymerase 2 और RNA polymerase 3। और इनका फंक्शन क्या होता है, RNA splicing, regulation of transcription factor and the maintaining the telomeres। RNA splicing क्या होती है कि जो प्री मैसेंजर RNA है जैसे कि जिसमें डेट हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंट्रॉन एज वेल एज एक्सॉन, तो वो फॉरेन ट्रांसलेशन के लिए है जो वो रिक्वायर जो रेडी नहीं होता।
तो उसके लिए जब स्प्लाइसिंग की जाती है तो क्या करते हैं कि हम इंट्रॉन रिमूव करते हैं, ठीक है। तो उसके नतीजे में जो प्री मैसेंजर आरएनए है वो मैच्योर मैसेंजर आरएनए में चेंज हो जाता है और इसको परफॉर्म करते हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो ये बताया गया कि वो जो है वो किस तरह, उसके बाद माइक्रो आरएनए, ये शॉर्ट राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ये वाली जो स्लाइड है ये हम स्पेसिफिक टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि ये किस तरह जो है वो फंक्शन अपना परफॉर्म करते हैं। और उसके अलावा क्या है कि इट हैज़ वेरी फ्यू न्यूक्लियोटाइड एन एवरेज ऑफ 22। और ये जो है क्या करता है कि bind to complementary sequence on target messenger RNA, usually resulting in translational repression or target degradation and gene silencing। कि ये बेसिकली इसलिए यूज किए जाते हैं कि कोई जीन है वो जो है प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही लेकिन वो एक्टिव है, अपना मैसेंजर आरएनए बना रही है। तो हम ये चाहते हैं कि वो मैसेंजर आरएनए किसी किस्म की प्रोटीन जो है वो ना बनाए। तो उस चीज से बचने के लिए ये आरएनए यूज होंगे और वो आरएनए क्या करेंगे कि उसको आके जीन को डिग्रेड कर देंगे। जब जीन जो है वो मैसेंजर आरएनए खत्म हो जाएगा तो अल्टीमेटली उस जीन का एक्सप्रेशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी ट्रांसलेशन नहीं होगी, प्रोटीन नहीं बनेगी, तो अल्टीमेटली ये जीन क्या हो जाएगी, साइलेंसिंग हो जाएगी। तो ये जो है मोस्टली जो भी डिजीज वगैरह होती हैं वहां पे ये जीन साइलेंसिंग जो है वो करवाई जाती है। तो उसके बाद स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए होते हैं और साइलेंसिंग आरएनए भी ये भी होते हैं। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल एंड दैट इज 20 to 25 न्यूक्लियोटाइड इन लेंथ होते हैं। और ये जो है प्ले मैनी रोल बट इट्स मोस्ट नोटेबल इज इन द आरएनए इंटरफेरेंस जो मैंने आपको बताया है, और यानी कि जीन साइलेंसिंग में। SIR also act in RNAi related pathway, for example as an antiviral mechanism or in shaping the chromatin structure of a genome। यानी कि कोई भी वायरल जीन आ गई है तो आप चाहते हैं कि उसका फंक्शन जो है, तो ये नेचर क्या करती है कि उसने उसके अंदर रखा है, तो ये उस मैसेंजर आरएनए को जब तक इसमें हिम्मत होती है तो उस मैसेंजर आरएनए को डिग्रेड करता रहता है और उसके नतीजे में जो उसका फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं होता। तो फॉर्म बाय डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डाइजेशन होती है, वायरल आरएनए होते हैं, तो ये जो है उसके अकॉर्डिंग आ गया। तो दैट वाज ऑल अबाउट डीएनए एंड आरएनए कि ये किस तरह अपने जो है टाइप्स होती हैं और अपने फंक्शन जो है इनका ओवरव्यू था। तो अब हमारा अगला टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। बेगम साहब लेट तो नहीं हो गई? जी सर टाइम तो होने वाला है, लेकिन जो है आप ये टॉपिक कंप्लीट कर लें। जैगम साहब मौजूद हैं मेरे ख्याल में। अच्छा अच्छा जी सर तो स्क्रीन नहीं शो हो रही। ठीक है। जी हमारा अगला टॉपिक जो है दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये जो है बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है, टू फॉर्म एन एग्जैक्ट कॉपी। कोई भी चीज है उसकी एग्जैक्ट स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। अच्छा अच्छा सर, सर आप शेयर हो रही है, नजर आ रही है आपको? हाँ जी सर हो रही है स्क्रीन शेयर। चलो ठीक है। तो हम जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन इज बेसिकली टू फॉर्म एन एग्जैक्ट कॉपी। कोई भी चीज है जैसे फोटोस्टेट है, एक पेज रखते हैं आप, तो उसके नतीजे में उसकी एग्जैक्ट कॉपी जो है वो बन जाती है। तो दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन और रेप्लिका। लेकिन अगर डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बन जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन जरूरी क्यों है, किस वक्त होती है?
और इसका पर्पस क्या है। देखें कि जो जब सेल की ग्रोथ हो रही हो तो उसको नंबर ऑफ सेल्स जो है वो अपने इंक्रीज करने पड़ते हैं, या जो कहीं खुदा न खास्ता इंजरी हो जाए तो इंजरी के नतीजे में अगर सेल जो है वो लॉस हो जाए तो उनको जो है हीलिंग के लिए सेल्स की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो सेल्स की जब ज़रूरत पड़ती है तो सेल साइकिल ऑपरेट करवाया जाता है। सेल साइकिल के नतीजे में जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो इंक्रीज होते हैं, और जब इंक्रीज होंगे तो अल्टीमेटली उस इंजरी को ये ओवरकम करेंगे और जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। अब देखें कि जो हर सेल है उसका कंट्रोलिंग यूनिट क्या होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन का प्रेजेंट होना जरूरी है, डेट इज डीएनए। तो अगर एग्जैक्ट कॉपी ना हो, रेप्लिकेशन ना हो, तो देयर आर चांसेस कि कुछ जीन्स अगर पेरेंट्स में हैं तो वो मदर में क्या होंगी, नहीं होंगी, मदर सेल या डॉटर सेल जो है वो नहीं होंगी। तो डीएनए रेप्लिकेशन का पर्पस यही होता है कि जो डॉटर सेल बने उनमें जो डीएनए है वो एग्जैक्ट जाए, कोई भी जीन जो है वो उसमें मिसिंग ना हो, क्योंकि अगर इसमें कोई चीज़ मिसिंग होगी तो अल्टीमेटली वो जो सेल है वो अपना फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म नहीं करेगा। और ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि डीएनए किस फेज में जो है वो रेप्लिकेट होता है, तो इसको आप क्या कहते हैं, एस फेज जो है। तो डीएनए के मैंने आपको बताया कि दो स्ट्रैंड होते हैं, एक 5 to 3 होता है और दूसरा जो है वो 3 to 5 होता है। और ये जो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं वो सेमी कंजर्वेटिव, सेमी मीन हाफ, हाफ कंजर्व रहेगा और हाफ न्यू बन जाएगा। यानी कि ये पेरेंट्स के दो हैं तो इसमें एक जो है वो पेरेंट वाला रहेगा, इंटैक्ट रहेगा पेरेंटल, और एक जो है आपके पास डॉटर बन जाएगा। इसी तरह इसमें देखें कि ये जो है एक पेरेंट है और ये एक डॉटर, तो इसको आप क्या कहते हैं कि इट इज़ अ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, कि एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंटल इंटैक्ट रहता है और दूसरा जो है वो अपना जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो सिंथेसाइज करता है, वो न्यू सेल होता है। अब जो दो स्ट्रैंड होते हैं जब उन्होंने रेप्लिकेशन करनी होती है तो वो दोनों स्ट्रैंड जो है वो एक दूसरे से अलहदा होते हैं। जब अलहदा होंगे तो वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंस है उसके एडिशन से एक न्यू स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज कर लेंगे, जिसके नतीजे में जो हाफ है वो पेरेंट होगा और हाफ जो है वो न्यू स्ट्रैंड होगा। अब ये देखें कि ये ब्लू में है तो डेट इज वन, बोथ स्ट्रैंड्स आर पेरेंटल। जब ये ओपन हुए हैं तो उसके नतीजे में ये इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री अपना जो है वो सिंथेसाइज किया। देखें कि ये साइटोसिन थी, उसके साथ गवानीन आ गई है, ये थायमीन थी, इसके साथ एडेनिन आ गई है, तो इन्होंने अपने कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज कर लिए हैं। तो 1955 में जो है आर्थर जो है कॉर्नबर्ग जो है ये बैक्टीरिया पे काम कर रहा था, ई कोलाई पे, और इसने डीएनए सिंथेसिस का जो मैकेनिज्म था इसको डिस्कवर किया। तो 4 कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड। देखें कि एक इसके अंदर डीएनटीपीस चाहिए होती हैं जो कि नाइट्रोजनस बेसिस हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। डीएनए टेम्पलेट चाहिए जिसके कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंस है वो ऐड हो सके। और थर्ड वन है डीएनए पॉलीमरेज, कॉरनबर्ग एंजाइम भी कहते हैं, और ये वो एंजाइम है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऐड करवाता है। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम आयन है डेट इज ऑप्टिमाइजेस डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी। अब दो तरह के हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, एक प्रोकैरियोट है और एक यूकैरियोट होते हैं। प्रोकैरियोट के अंदर याद रखें कि सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, एक क्रोमोसोम होगा और वो भी सर्कुलर फॉर्म में, जबकि जो यूकैरियोट हैं
उनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो वेरी करते हैं फ्रॉम स्पीशी टू स्पीशी। जैसे ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम है, यीस्ट है, यूकैरियोट है, इसके अंदर 16 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर एंड द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है कि रेप्लिकेशन के ओरिजिन आइडेंटिफाई नेचर ने किए हैं। अब क्योंकि प्रोकैरियोट है उसके अंदर सिर्फ एक क्रोमोसोम है, वो भी सर्कुलर फॉर्म में है, तो उसके अंदर जो ओरिजिन है रेप्लिकेशन का वो सिर्फ और सिर्फ एक होगा। जबकि जो यूकैरियोट है इट है मल्टीपल ओरिजिन्स। क्योंकि जो है क्रोमोसोमल नंबर बहुत ज़्यादा है, और दूसरा जो है ये हमेशा लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि अप टू 1 लाख प्रेजेंट इन अ सिंगल ह्यूमन सेल रेप्लिकेशन ओरिजिन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये देखें कि ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है। ओरिजिन का मतलब ये है कि रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। तो 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करता है और एक जो डॉटर होता है न्यूली सिंथेसाइज्ड करता है। अब ये देखें ये एक इंटैक्ट फॉर्म में है। जब ये यहाँ से ओपन होगा, यहाँ से ओपन होगा तो ये एक फोर्क लाइक स्ट्रक्चर जो है वो अटेन करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क। ठीक है, और उसके बाद जो है वो जब इसकी रेप्लिकेशन हो जाती है तो 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब एक चीज इसमें यहाँ पे एक और देख लें कि रेप्लिकेशन फोर्क के नतीजे में क्योंकि 2 स्ट्रैंड हैं, ये इकट्ठे जो है सिंथेसाइज होंगे, इनके कॉम्प्लीमेंट्री है, तो एक लीडिंग होगा और एक लैगिंग होगा। वो स्ट्रैंड जिसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड द रेप्लिकेशन फोर्क। अगर फर्ज करें यहाँ पे है ये रेप्लिकेशन फोर्क है, ये यहाँ इस तरफ मूव करेगी राइट साइड की तरफ, तो जो स्ट्रैंड रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ होगा, जो स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा उसको आप लीडिंग कहेंगे, और जो अवे होगा डेट विल बी लैगिंग। तो लैगिंग स्ट्रैंड पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनते हैं जिनको आप क्या कहते हैं, ओकाज़की फ्रेगमेंट कहते हैं। ये रेप्लिकेशन फोर्क है। सबसे पहले जब भी डीएनए जो है उसकी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी तो उसके नतीजे में क्या होता है कि कुछ कंजर्व सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं जिनको आप कंसेंसिस सीक्वेंस कहते हैं। वो कंसेंसिस सीक्वेंस क्या करते हैं कि डीएनए की रेप्लिकेशन के ओरिजिन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो है 245 बेस पेयर होते हैं इंटैक्ट, और इसमें क्या होता है कि 4 रिपीट होती हैं 9 न्यूक्लियोटाइड के, यानी कि जी जी टी टी ए टी सी, ये 9 न्यूक्लियोटाइड जो है 4 दफा रिपीट होते हैं। इसी तरह 3 रिपीट्स होती हैं 13 न्यूक्लियोटाइड, 13 न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 दफा रिपीट होती हैं। तो जहां पे ये सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे वहां पे जो है रेप्लिकेशन उसका ओरिजिन होगा। जब ओरिजिन का पता चल जाएगा तो वहां पे हेलिकेज एंजाइम आके अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। हेलिकेज यानी कि ये जो हेलिक्स होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है डीएनए का, उसको ब्रेक डाउन करेगा। और ये ब्रेक डाउन कहाँ पे होगी, जहां पे एडेनिन और थायामीन के सीक्वेंस ज्यादा प्रेजेंट होंगे, and the regions which are highly reached by the presence of adenine and thiamine। ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं एज कंपेयर टू guanine and cytosine which have 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इसलिए इनको जो ब्रेक करना है वो आसान होता है, कम एनर्जी चाहिए होती है एज कंपेयर टू guanine and cytosine which have 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब ये जब हेलिकेज अपना एक्शन परफॉर्म करेगा
तो उसके नतीजे में इनकी जो बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज, ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके नतीजे में आपको जैसे कि पता है कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और चांसेस हैं कि ये एक दूसरे के साथ दोबारा रीनेचुरेशन कर लें, री अनीलिंग कर लें, या दोबारा एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। तो उस चीज़ से बचाने के लिए इनके साथ हम एक प्रोटीन नेचर बाइंड करवाते हैं जिसको आप कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, कि हर स्ट्रैंड को दूसरे स्ट्रैंड के साथ वो रीनेचुरेशन नहीं होने देते। अब देखें कि ये जो डीएनए है ये कॉइलिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये कॉइल फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ से जब आप जैसे कोई भी आपके पास चीज़ है वो ऑलरेडी कॉइल हो, वहाँ से आप ओपन करें, उसके एंड से फिक्स हों, तो वो जो कॉइलिंग है एक जगह पे इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी, सुपर कॉइलिंग उसकी स्टार्ट हो जाएगी। सुपर कॉइलिंग क्या होती है? इट इज द कॉइलिंग ऑफ कॉइल। कोई चीज पहले से कॉइल है, उसकी मजीद कॉइलिंग स्टार्ट उसके ऊपर हो जाए तो डेट इज कॉल्ड सुपर कॉइलिंग। अब यहां से जब डीएनए ओपन हुआ तो इसके भी जो कॉइल थे वो यहाँ पे आके शिफ्ट होगी कॉइलिंग, जिसके नतीजे में यहाँ पे सुपर कॉइलिंग बन गई। तो सुपर कॉइलिंग के नतीजे में क्या हुआ कि चांसेस हैं कि डीएनए जो है वो टूट जाए या उसकी जो है वो एग्जैक्ट क्या बने, उसकी रेप्लिकेशन ना हो या कोई भी उस पे जो जीन है वो डैमेज हो जाए। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको आप कहते हैं टोपोआइसोमेरेज। तो टोपोआइसोमेरेज क्या करता है कि इस चीज को इंश्योर करता है कि इसकी जो सुपर कॉइलिंग है उसको कट किया जाए। ये किस तरह जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है कि इट कट ऑन बोथ स्ट्रैंड्स, दोनों स्ट्रैंड्स को ये काटेगा, और जो जब ये काटेगा तो जो कॉइलिंग है वो ऑटोमेटिकली जो है वो उतर जाएगी। उसके बाद फिर क्या होगा, जो डीएनए लाइगेज होगा वो उन दोनों स्ट्रैंड को आपस में जोड़ देगा और वहाँ पे भी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो वहाँ पे अटैच हो जाएगी। तो टोपोआइसोमरेज का काम क्या है कि हेलिकेज के एक्शन के बाद जो उसके अंदर सुपर कॉइलिंग आएगी उसको वो रिमूव करेगा, और इसको आप क्या कहते हैं? जाइरेज भी कहते हैं, कुछ गाइरेज इसको पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे भी आप जो है इसको पढ़ लें। डीएनए टोपोआइसोमरेज 2 जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। रेप्लिकेशन का जो सेकंड स्टेप है कि बिल्डिंग डॉटर डीएनए स्ट्रैंड्स, यानी कि एडिंग न्यू जो स्ट्रैंड है कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड के। अब देखें कि ये दो स्ट्रैंड है, वन डायरेक्शन इज 5 to 3 एंड अदर इज फ्रॉम 3 to 5। अब यहां से रेप्लिकेशन जो है वो फॉर्क इस तरफ मूव हो रही है टुवर्ड द लेफ्ट। इसकी हमेशा डायरेक्शन होती है 5 to 3। जैसे मैंने आपको बताया कि डीऑक्सीराइबोस का जो कार्बन नंबर 3 है वो वहां पे OH ग्रुप फ्री होते हैं, और वो OH ग्रुप जो है वो इस चीज में इन्वॉल्व होता है कि वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करे। अब यहाँ पे देखें इसकी हमेशा डायरेक्शन 5 to 3 होगी। अब ये है 5 to 3, अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री 5 to 3 बनेगा। जब रेप्लिकेशन फोर्क यहाँ से इस तरफ मूव करेगी तो ये अपनी एग्जैक्ट डायरेक्शन में होगी, और ये स्ट्रैंड बनता है इन द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क, और इसको आप लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। अब दूसरा ये है लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, और यहाँ पे जो डीएनए सिंथेसाइज होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ओकाज़की फ्रैगमेंट। अब देखें कि इधर 5 to 3 है, इधर भी 5 to 3 होनी चाहिए। अब ये डी पॉइंट अगर आप देखें कि यहाँ से फर्ज करें थोड़ा सा डीएनए ओपन हो, यहाँ से लेके ये डी पॉइंट का जो पहली हर्डल है यहाँ तक अगर देखें कि यहाँ से तो लीडिंग स्ट्रैंड बन जाएगा, यहाँ पे तक डीएनए ओपन हुआ। अब देखें कि दूसरा स्ट्रैंड जो है वो भी 5 to 3 आएगा, उसने भी 5 to 3 सिंथेसाइज होना है। जब ये यहाँ तक ओपन होगा
तो यहाँ पे प्राइमर लगे होंगे, वो इस तरफ इसको लेके आएंगे, फिर यहाँ तक ये सिंथेसाइज हो जाएगा, फिर यहाँ से ये ओपन होगा तो लीडिंग यहाँ तक पहुंच जाएगा, यहाँ से प्राइमर होंगे वो इसको जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाएंगे। अब जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, इसके 2-3 करैक्टर हैं। पहला करैक्टर तो ये है कि ये टेम्पलेट के बगैर एडिशन न्यूक्लियोटाइड की ऐड स्टार्ट नहीं कर सकता। इसको कोई ना कोई टेम्पलेट चाहिए होता है, और उस टेम्पलेट के नतीजे में ये क्या करता है कि न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, और उस टेम्पलेट को हम क्या कहते हैं, प्राइमर। और ये कौन सिंथेसाइज करता है, ये प्राइमेज एक एंजाइम है, वो सिंथेसाइज करता है, और इसको हम डीएनए जी प्रोटीन भी कहते हैं। और ये जो है शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि आरएनए है, इट इज नॉट डीएनए। राइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं और इनकी लेंथ जो है वो 50 से 60 राइबोन्यूक्लियोटाइड होती है। ये जो है ये यूकैरियोट के हैं। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है, बीटा है, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन है, यही ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि एनर्जी ऑफ रेप्लिकेशन, एनर्जी करेंसी की जब भी बात आएगी तो इट इज़ अ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को जब आप चेंज करते हैं एडीपी में, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है फॉर द सेक ऑफ रेप्लिकेशन। अब ये देखें कि ये वही है कि इस तरफ से आ रहा है, तो ये तो अल्टीमेटली अपने डायरेक्शन में है 5 to 3। तो जब इतना डीएनए ओपन हुआ यहाँ तक, तो ये तो यहाँ तक पहुँच गया। जब यहाँ तक ओपन हुआ तो यहाँ पे प्राइमर है, प्राइमर ने इसको यहाँ तक सिंथेसाइज किया, लैगिंग स्ट्रैंड। अब यहाँ तक फिर डीएनए ओपन हुआ तो लीडिंग स्ट्रैंड यहाँ तक आ गया। इसके अपोजिट आप यहाँ देखें, यहाँ पे प्राइमर हुआ, इसने इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा दिया। तो यहाँ पे प्राइमर जो है वो अटैच होते हैं बार बार, जिसके नतीजे में लैगिंग स्ट्रैंड बनता है। तो ऐसा स्ट्रैंड जिसकी डायरेक्शन जो है वो रेप्लिकेशन 4 की तरफ हो, जिस तरफ फोर्क जो है मूव कर रही है उसी तरफ हो रही हो उसकी रेप्लिकेशन, तो उसको आप लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। और अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन 4 को देन इट इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड। और ये हमेशा डिसकंटिन्यूसली फॉर्म में होता है, और उस सेगमेंट को हम क्या कहते हैं कि दीज आर ओकाज़की फ्रैगमेंट्स। उसके बाद है ये देखें कि जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, ये सिर्फ और सिर्फ 3 प्राइम एंड पे जो है वो न्यूक्लियोटाइड ऐड का, ये ग्रोइंग रेप्लिकेशन 4 के इस तरफ जो बनेगा दैट इज लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग, एंड दिस वन इज लैगिंग। आरएनए प्राइमर कौन है, प्राइमेज एक एंजाइम है, वो सिंथेसाइज करता है। ये रेप्लिकेशन 4 और बबल है कि अगर इस तरफ देखें कि यहाँ पे अगर आप देखें कि फॉर एग्जांपल कि इट इज इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, तो रेप्लिकेशन अगर राइट साइड पे है, ये जो रेप्लिकेशन बबल या रेप्लिकेशन फोर्क मूव कर रही है, तो उसके डायरेक्शन में क्या बनेगा, लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा, और दूसरी तरफ क्या बनेगा, लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा। ये अब ओकाज़की जो फ्रैगमेंट्स हैं उनमें जो बेसिस होती हैं 1000 से 2000 होती हैं, और एक साइंटिस्ट था उसने इसको जो है वो डिस्कवर किया था, जिसकी बेस पे हम इसको जो है ओकाज़की फ्रैगमेंट कहते हैं। Joining the Okazaki fragment to give a complete strand of DNA is accomplished by an enzyme working in succession with ribonuclease H, DNA polymerase 1 and DNA ligase. अब DNA polymerase 1 क्या है, ये प्राइमर रिमूव करता है। कौन से प्राइमर, ये वाले जो प्राइमर यहाँ पे एडिशन हो रही है ओकाज़की फ्रैगमेंट्स पे, उनको ये क्या करेगा, रिमूव करेगा, और उसकी जगह पे क्या करेगा कि न्यू न्यूक्लियोटाइड जो कि डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे उनको ऐड कर देगा, यानी कि यूरासिल को उड़ा देगा। और उसके बाद जो डीएनए लाइगेज है उन पैचेस को आपस में जोड़ देगा। और अल्टरनेट मॉडल में क्या है कि RNase H which typically degrade the RNA strand of DNA
आरएनए डबल हेलिक्स यानी कि जो कॉम्प्लेक्स या डुप्लेक्स बनता है उसको रिमूव करता है, जो है डिग्रेड करता है, और आरएनए प्राइमर्स को जो है वो रिमूव करता है। लेकिन जो डीएनए पॉलीमरेज है ओनली रिमूव द लास्ट फ्यू बेसिस ऑफ द आरएनए प्राइमर्स। आरएनए डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है कि गैप्स को जो है, ये देखें कि लाइगेज है, ये आपस में इसको क्या कर देगा, जोड़ देगा। ये लीडिंग स्ट्रैंड है और ये जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड है। तो ये क्या करता है कि 2-3 न्यूक्लियोटाइड छोड़ के आरएनए जो एच है, आरएनए ये रिमूव हो जाता है। तो पीछे से ये क्या करता है कि एडिशन करता आता है, तो फिर जो 1-2 रह जाते हैं उनको भी रिमूव करके तो ये खुद जो है वो उसमें जो है वो न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देता है। उसके बाद टर्मिनेशन आ जाती है। जो टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन में अगर आप देखें कि रिक्वायर्स दैट द प्रोग्रेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क मस्ट स्टॉप और बी ब्लॉक, इसको जो है वो ब्लॉक करना पड़ता है। और उसके लिए जो प्रोकैरियोट हैं जो यूकैरियोट हैं उनके अंदर 2 मैकेनिज्म है, एक टर और टस जो है वो जो है, ये देखें कि ये टस है, इसको आप कहते हैं कि टर्मिनस यूटिलाइजेशन सीक्वेंस, और ये जो है वो टर साइड पे प्रेजेंट होती हैं। तो ये जब आ जाता है तो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है उसको एनर्जी नहीं प्रोवाइड की जाती, उसकी डीफॉस्फोरिलेशन करवा दी जाती है। और उस जो डीफॉस्फोरिलेशन है उसके नतीजे में क्या होता है कि वो रिमूव हो जाता है। जब उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह ये है। उसके बाद टेलोमेर्स होते हैं कि टेलोमरेज क्या होते हैं, एक एंजाइम है कि जो कि टेलोमर्स जो है वो ऐड कर देते हैं। टेलोमर्स क्या होते हैं कि ये एक रिपीटिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। और ये किसी भी जो है प्रोटीन को कोड नहीं करते, बल्कि जो क्रोमोसोम है उनको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि कोई भी जीन जो है वो डैमेज ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर कोई जीन डैमेज होगी तो अल्टीमेटली जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं करेंगे। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज जो है इसको फर्स्ट डिस्कवर किया गया था 1957 में, और डीएनए पॉलीमरेज 3 है, यानी कि जो कि रेप्लिकेशन कैरियर एंजाइम है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, और इसकी स्पीड होती है 1000 बेसिस पर सेकंड, और ये मेन डीएनए बिल्डर है। डीएनए पॉलीमरेज देखें आप 20 बेसिस ऐड करता है पर सेकंड, और इसका काम क्या होता है, एडिटिंग करता है, रिपेयर करता है, प्राइमर्स को रिमूव करता है। तो ये आपने याद रखना है कि इनको किसने जो है वो डिस्कवर किया गया। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है प्रूफ रीडिंग भी करता है और रिपेयर मिसमैच के अगर कहीं पे एडेनिन के साथ फर्ज करें यूरासिल ऐड हो गई है जो कि नहीं होनी चाहिए क्योंकि इट इज एब्सेंट इन डीएनए, तो इसको ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा। एबनॉर्मल बेसिस को है जो है वो ये रिमूव कर देते हैं, लेकिन उसके नतीजे में फिर भी जो है एरर रेट होता है 1 in 10,000, या जो है 100 मिलियन जो बेसिस हैं उनके अंदर एक ना एक जो है वो मिसमैच रह जाती है। इसके अलावा जो है डीएनए पॉलीमरेज 2 भी होता है जो कि इसमें जो है प्रूफ रीडिंग के तौर पे दोबारा जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। और जो फास्ट एंड एक्यूरेट इट टेक्स इक्वलाई लेस देन 1 hour टू कॉपी। इन केस ऑफ अगर यूकैरियोट के मल्टीपल ओरिजिन हो तो देखें कि ये जो यूकैरियोट है इसमें रेप्लिकेशन डिफरेंट साइट पे साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो जाती है, यानी कि मल्टीपल ओरिजिन उसके बन जाते हैं। तो उसके नतीजे में जो इक्वलाई या लेस देन 1 hour में ये इसका टोटली रेप्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ह्यूमन सेल जो है इसके 6 बिलियन बेसिस होती हैं जिसको कॉपी करना होता है, तो कुछ जो 24 आवर में जो है ये सेल साइकिल कंप्लीट हो जाता है और एक्यूरेट होता है। और जो एरर चांस है वो हर 100 मिलियन बेसिस की जब एडिशन होती है तो एक एरर का जो है वो चांस होता है।
अब अगर हम कंपैरिजन देखें इनका, जो प्रोकैरियोट हैं या यूकैरियोट हैं, इनके रेप्लिकेशन में, तो जो ओरिजिन होता है रेप्लिकेशन का, वो प्रोकैरियोट में 1 होगा, जबकि यूकैरियोट में मैनी होंगे। उसके बाद जो ओरिजिन है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, उसको आप कहते हैं ओरिसी साइट, ORIC साइट, और जो यूकैरियोट है उसको आप कहते हैं ARS साइट। अब जब ओरिजिन का पता चल जाएगा तो उसके बाद मेन जो काम है वो है हेलिकेज, कि हेलिक जो स्ट्रैंड्स हैं उनको आप डीनेचर करवाना है। तो DNA B प्रोटीन एक्ट एज अ हेलिकेज, जबकि जो यूकैरियोट है उसमें MCM2 और MCM7 यानी कि मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस प्रोटीन दैट एक्ट एज अ हेलिकेज। और जो है प्राइमेज, जो प्राइमर सिंथेसाइज करता है, जिसको आप DNA G प्रोटीन कहते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। और यूकैरियोट में क्या होता है कि पॉलीमरेज अल्फा ये काम जो है वो काम करता है। अब मेन जो रेप्लिकेशन एंजाइम है वो है DNA पॉलीमरेज 3, लेकिन जो इन केस ऑफ यूकैरियोट इट इज कॉल्ड DNA पॉलीमरेज डेल्टा। DNA पॉलीमरेज डेल्टा जो है ये फंक्शन परफॉर्म करता है। तो उसके बाद जो है DNA पॉलीमरेज 1 प्राइमर रिमूव करता है, जबकि यूकैरियोट के अंदर DNA पॉलीमरेज एप्सिलॉन जो है वो रिपेयर करता है और प्राइमर जो है वो रिमूव करता है। उसके अलावा जो अगर आप देखें कि जो उसको आप कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि दोनों स्ट्रैंड्स को अलहदा रखती है, आपस में जो है वो ज्वाइन नहीं होने देती, लेकिन रेप्लिकेशन प्रोटीन A ये फंक्शन परफॉर्म करती है यूकैरियोट के अंदर। और अक्सर पूछ लिया जाता है जो है स्पीड ऑफ एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन केस ऑफ प्रोकैरियोट इट विल बी 1000 न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि एक ओरिजिन है। लेकिन जो आपके पास यूकैरियोट हैं वहाँ पे क्या होता है कि 50 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड ऐड करवाए जाते हैं। और उसके अलावा टस जो टर्मिनेशन होती है प्रोकैरियोट के अंदर, और जो यूकैरियोट है उसके अंदर जो है टीलोमरेज, यानी कि टीलोमर्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक एंजाइम होता है टीलोमरेज, ये सिंथेसाइज करता है। जहाँ पे ये आ जाते हैं तो वहाँ पे DNA रेप्लिकेशन जो है वो उसकी टर्मिनेशन हो जाती है। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये कहाँ पे होता है, दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग S फेज ऑफ सेल साइकिल या इंटरफेस जो होती है। तो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम DNA रेप्लिकेशन। तो अगर कोई क्वेश्चन हो किसी का तो यू कैन आस्क, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने इतना डिटेल में जो है वो डिस्कस किया। तो अब काइंडली मेंबर्स की तरफ मूव करेंगे, कोई क्वेश्चन करना चाहे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सबसे पहले तो सर बहुत ही कमाल का सर प्रेजेंटेशन थी आज की जो आपने दी है सर, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। जी थैंक यू वेरी मच। सर एक क्वेश्चन था कि सर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और प्लास्टिड के अंदर सर वो उनके पास सेल्फ DNA होता है, जी तो उनके लिए भी न्यूक्लियस का जो DNA होता है ओवरऑल, जो हम मतलब कि न्यूक्लियर DNA की बात करते हैं, उनके ऊपर उनका क्या इफेक्ट होता है सर माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर और प्लास्टिड के ऊपर? देखिए कि अगर आपने ये जो एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस है उसमें ये था कि ये इंडिविजुअल प्रोकैरियोटिक जो थे सेल थे, यानी कि जो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। फिर इन्होंने सिम्बियोटिक एसोसिएशन बना ली यूकैरियोटिक सेल के साथ, यानी कि और फिर यू विद द पैसेज ऑफ टाइम यूकैरियोटिक सेल ने इनको इनगल्फ कर लिया, अपने अंदर कर लिया, ठीक है। तो उसके नतीजे में ये इंडिपेंडेंटली उनके साथ रहना स्टार्ट हो गए। तो इस वजह से जो जब ये नहीं थे बिफोर इंगल्फमेंट, तो तब भी जो न्यूक्लियर जीनोम था दैट वाज द मेन कंट्रोलिंग यूनिट,
ठीक है, अगर आप प्रोकैरियोट भी हो तो उसमें अगर डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर उसमें जरूर प्रेजेंट है, जिसको आप न्यूक्लियाइड कहते हैं। ठीक है, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट a definite nucleus is present that carries all the information, and that is the modern age, that is DNA word, क्योंकि डीएनए के अंदर सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। लेकिन अभी भी जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको आप मिटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। यानी कि जितने भी इंसान हैं उनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है दैट केम फ्रॉम मदर, यानी कि जब स्पर्म ट्रेवल करता है टुवर्ड द एग तो उसका माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यूटिलाइज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन एग का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो यूटिलाइज नहीं होता। इस तरह एक लाइटर नोट पे बात कर रहा हूँ कि अगर एक जो है आदमी उसने 2 शादियां की हैं तो उनके जो बच्चे मिक्स अगर हो गए हैं तो वो इसी तरह पता चलेगा उनके, जब आप मिटरनल जो है माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम देखेंगे, क्योंकि वो हमेशा फीमेल से आता है, वो मेल से नहीं आता। तो ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करते हैं और इनका अपना जो है वो डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होता है। जी सर क्वेश्चन सर थोड़ा सा ये इस तरह से था तो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसने तो साफ सारे अपनी रेप्लिकेशन के लिए तो इसे यूज कर रहा जी है, जी, जब देखिए तो उसका दूसरा भी न्यूक्लियर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। न्यूक्लियर जीनोम जो है वो एक अलहदा से अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, वो किसी किस्म की उसके साथ इंटरफेरेंस नहीं करता। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली ऐसे ही और है, लेकिन दूसरे ये नंबर कि पे अगर आप ये ऑटोफेगी का प्रोसेस देखें तो हमारी जो प्लांट्स हैं या हमारा जो है तो सेल के अंदर मल्टीपल कॉपीज ऑर्गेनेलिस की हर टाइम प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहें कि एक कॉपी प्रेजेंट है तो ऑटोफेगी हो गई या मॉल फंक्शनिंग होगी तो वो चीज़ रुक नहीं जाएगी सेल के अंदर। मल्टीपल कॉपीज जो है वो प्रो फॉर्म में प्रेजेंट होती है। प्रो फॉर्म मीन इनएक्टिव फॉर्म। तो जैसे ही उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिवेट होकर अपना फंक्शन जो है मोर एफिशिएंटली जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए जब आप रोज़ा वगैरह हम रखते हैं तो क्या होता है कि ऑटोफेगी होती है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन होती है। तो ये उसी वक्त में मुमकिन होता है कि हमारे सेल्स के अंदर जो है ऑर्गेनेलिस की मल्टीपल कॉपीज होती हैं, लेकिन न्यूक्लियस आपके पास एक ही होगा। जी सर थोड़ा इस तरह से था कि जब सर न्यूक्लियर उस डीएनए के अंदर या जीनोम के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक या फिर ये जीन्स होते हैं कि वो माइटोकॉन्ड्रियल को भी जो है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को भी आगे डेवलप करवा सके, ऐसे जीन्स होते हैं उसके नहीं अंदर, नहीं, क्योंकि ये ये तो उसके अंदर सेपरेटली नहीं हुआ था ना है, सर। ये उसके अंदर ही देखें कि जब आप डीएनए रेप्लिकेशन, जब आप इंटरफेस पढ़ते हैं तो उसमें पहले ऑर्गेनेलिस की डबलिंग होती है। ठीक है, G1 फेज में और या G2 फेज में। और लेकिन जो S फेज है उसके अंदर आपकी डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। उसमें आप देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक ऑर्गेनेली है। जब वो ऑर्गेनेली बन जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका जो डीएनए है वो उसके साथ कैरी हो जाता है। तो सर फिर लेकिन जब इसका जाइगोट बनता है तो सर फिर जाइगोट से आगे फिर एम्ब्रियोजेनेसिस फिर या फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, तो ये तो आई थिंक इसमें प्लांट में भी ऐसे होगा, सीड बनता है तो सीड के अंदर फिर सीड से जब देखें जर्मिनेशन होती है तो देखें माइटोकॉन्ड्रिया सर फिर वहां पे दोबारा एंडोसिम्बियोसिस होती है कि न्यूक्लियर जीन ने उसे नहीं इंस्ट्रक्शन दी नहीं, होती है कि देखें कि आप आप वो तो मैंने आपको एक थ्योरी बताई है। ठीक है, कि ये इस तरह जो है प्रोकैरियोट थे यूकैरियोट का हिस्सा बन गए, लेकिन अब तो वो परमानेंट उसका हिस्सा बन चुके हैं। अब उन्होंने वो अलहदा तो नहीं होना, अब तो वो अलहदा हो चुके हैं। क्यों आफाक साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? बाबर जोया साहब हैं। नहीं सर, मतलब ये था कि वो अब उस जीन न्यूक्लियर जीन के पास एबिलिटी है कि वो इंस्ट्रक्शन भेज दे कि आपने माइटोकॉन्ड्रिया को भी फॉर्म करना है या सिंथेसिस करना है ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस। जी जी, तो ये तो सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी ना। तो जब ये माइटोकॉन्ड्रिया बनता है तो उसका जीनोम भी उसके साथ ही वो जो है वो डेवलप हो जाता है। लेकिन जितनी भी तो जब सेल डिवाइड होता है तो उसमें आप देखें कि ऑर्गेनेलिस की भी क्या होती है, डबलिंग होती है। सही, मतलब कि अब माइटोकॉन्ड्रिया के जो सिंथेसिस के लिए जीन है अब वो न्यूक्लियर जी, जीनोम के अंदर भी तो मौजूद है अब वो यूकैरियोट का जो है वो परमानेंट हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है, यूकैरियोट में सिर्फ प्रेजेंट होता है। ओके सर, थैंक यू सर जी, थैंक यू। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर कि सर जी ये जो रेप्लिकेशन है इसमें आरएनए प्राइमर जो है वही क्यों होता है, उसके साथ डीएनए
क्यों नहीं, मतलब कि डायरेक्ट अटैचमेंट डीएनए से क्यों नहीं की जा सकती? आरएनए देखिए रिमूव कुछ जो है वो एंजाइम का प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उसकी कुछ जो शराइत हैं वो पूरी करना ज़रूरी है। अगर ये हो सकता है कि आरएनए की जगह पे डीएनए क्यों नहीं है, उसकी वजह ये है कि मे बी कि जो जब आप प्राइमर रिमूव करते हैं तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि यहाँ से आपने रिमूव करना है तो नेचर ने कुछ मैकेनिज्म रखे हैं कि आपको यूरासिल से पता चल जाएगा कि यहाँ से आपने रिमूवल करनी है। अगर यूरासिल प्रेजेंट ना हो, एडेनिन की जगह पे थायामीन हो, तो चांसेस हैं कि कुछ ऐसी रिमूवल हो जाए जो कि हमारे लिए बेनिफिशियरी ना हो, और एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा होती है जब आरएनए प्राइमर्स अटैच होते हैं, और एरर के चांस जो है वो कम से कम होते हैं, क्योंकि जितने एरर कम होंगे उतना एक जो लाइफ है वो डेट विल बी नॉर्मल। और जो बैक्टीरिया से ये जब सिंथेसाइज किया गया था तो पहले मैंने आपको बताया कि जो एंशिएंट लाइफ थी डेट वाज आरएनए वर्ड, ठीक है, वहां पे आरएनए यूटिलाइज होता था। और डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है, इसलिए ये जो है और जो हमारे पास ऐसा ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं एनालोगस यूकैरियोट में, तो ये क्या करते हैं कि आरएनए प्राइमर जो है उनको यूटिलाइज करते हुए तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है वो सिंथेसाइज करते हैं। तो इन शॉर्ट इसका मकसद क्या है कि एक्यूरेसी को इन्हांस किया जाए और एरर को कम से कम किया जाए। सही। तो सर वो पे प्राइमर बिल्कुल एंड में उसको यूनिप्लेसेस एंजाइम रिमूव कर देते हैं। 1 जो होगा वो उस प्राइमर को रिमूव करेगा और रिमूवल के बाद उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस ऐड करेगा और डीएनए लाइगेज जो है उन स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ देगा। थैंक यू सर। सर ये जो रेप्लिकेशन Excuse me, फोर्क की sir. आपने जी जी सर आपने जो रेप्लिकेशन फोर्क की बात की है, जी रेप्लिकेशन बबल बनते हैं, बहुत ज्यादा बनते हैं बबल। इन अ सेंस हम देख सकते हैं कि एक सर्कुलर टाइप शेप है। जब हम हाँ। सर्कल को हाफ में डिवाइड करेंगे तो तभी वो 2 रेप्लिकेशन फोर्क बनेंगे ना। तो उस देखें कि जी जी आप क्वेश्चन पूरा करें। तो वो सर मेरे माइंड में ये आ रहा है कि जब 2 रेप्लिकेशन फोर्क बनेंगे तो उसमें एक बबल में 2 लीडिंग स्ट्रैंड होंगे, एक टुवर्ड, यानी 2 अपोजिट साइड है ना। देखें अगर 2 रेप्लिकेशन फोर्क हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो एक फोर्क का जो लीडिंग होगा वो दूसरे का लैगिंग होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और एक का जो लैगिंग होगा वो दूसरे का लीडिंग होगा। समझ आ गई है? ठीक है क्योंकि सर ये बात ये मुझे समझ आ गई। मुझे बस ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि एक ही बबल में 2 स्ट्रैंड होंगे लीडिंग के, क्योंकि नहीं, एक बबल फोर्क के की शेप तो अंदर ऐसे ही बनेगी। देखें कि जो एक बबल के अंदर एक से ज्यादा भी अगर मल्टीपल ओरिजिन है तो जी। मैं ये आपको दिखाता हूँ ना, ये देखें कि ये है, आप ये एक रेप्लिकेशन बबल है, इसमें ये देखें कि यहाँ पे 2 रेप्लिकेशन फोर्क मूव कर रही हैं, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट पे। तो देखें कि ऊपर में एक लीडिंग बन रहा है, दूसरे का लैगिंग बन रहा है, ठीक है। तो ये एक जो है क्या है, दिस इज अ रेप्लिकेशन बबल। रेप्लिकेशन बबल उसको कहते हैं जिसके अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा हो, और रेप्लिकेशन फोर्क वो है जहां से जो के डीएनए जहां पे एक दूसरे के साथ अटैच है उसके करीब तरीन वो एरिया जहां से उसकी डीनेचुरेशन हुई है, और जो डीएनए पॉलीमरेज जहां पे एंजाइम जो है वो न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहे हैं, तो उसको आप रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। और ये ओवरऑल जो है इसको आप रेप्लिकेशन जो है बबल या रेप्लिसोम भी कहते हैं। जी नेक्स्ट। जैसे ये डीएनए को मतलब कि सिग्नल कौन किस तरह से जाता है कि अब रेप्लिकेशन करनी है या अब जो है प्रोसेस स्टार्ट करना है रेप्लिकेशन का, देखें कि सिग्नलिंग किस ये तरह से होती है? देखें कि ये जो है स्टिमुलाई होते हैं, और स्टिमुलाई जो है वो ब्रेन की तरफ से जो है, ब्रेन आप देखें कि सारी चीजें कंट्रोल कर रहा होता है। तो कोई स्टिमुलाई है
उस स्टिमुलाई के नतीजे में क्या होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के नतीजे में फीडबैक मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि एक सिग्नल जाता है, उस सिग्नल के नतीजे में जो कंट्रोलिंग यूनिट है वो एक ख़ास जीन को स्विच ऑन करवाता है, और उसके नतीजे में वो जो है, जैसे हीमियोग्लोबिन है, हीमियोग्लोबिन जो है कि ऑक्सीजन कैरी करती है इनटू द ब्लड, तो अगर जो है ऑक्सीजन की जो है डेफिशिएंसी हो जाएगी तो फौरन हीमियोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करवा दिया जाएगा। किस तरह कि उसकी जीन को स्विच ऑन किया जाएगा, जिसके नतीजे में प्रोटीन नंबर इंक्रीज होगा। तो जैसे प्रोटीन नंबर इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली वो ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करके ब्लड को सप्लाई करेगी। तो ये बेसिकली फीडबैक मैकेनिज्म पे जो है वो डिपेंड है। और दूसरे नंबर पे कुछ हमारे पास रिप्रेसर प्रोटीन और कुछ एक्टिवेटर प्रोटीन होती हैं। तो जब उनकी फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं सेल के अंदर, तो क्या होता है कि जो एक्टिवेटर प्रोटीन है उस जीन को एक्टिवेट करने में हेल्प करती हैं, एक सिग्नल के तौर पे वहाँ पे अपीयर होती हैं। और कुछ रिप्रेसर प्रोटीन है कि अगर फ़र्ज़ करें हीमियोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो उस जीन को वो स्विच ऑन नहीं होने देंगी, बल्कि उसका जो एक्सप्रेशन है वो मिनिमाइज कर देंगी या उसके एक्सप्रेशन को मुकम्मल तौर पे रोक देंगी। तो ये बेसिकली फीडबैक मैकेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है। जैसे अगर आपको प्यास लगी है तो ADH हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है। तो ये बेसिकली क्या है कि स्टिमुलाई गया है, ठीक है, तो उसके नतीजे में ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म पे जो जीन्स हैं ये स्विच ऑन और स्विच ऑफ होती हैं। जी नेक्स्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। जी रमीज साहब, माशाल्लाह बहुत बहुत कमाल लेक्चर, और इतना नॉलेज जो है आपने माशाल्लाह इतनी कम एज के अंदर, मैं कहता हूँ जी सर, बहुत थैंक ज्यादा यू आपकी वेरी माशाल्लाह मच। एफर्ट है। लेक्चर बहुत अच्छा लगा, और जिसे कहते हैं ना कि इंतहाई कमाल लेक्चर। किसी को और सर का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, बाकी फिर ग्रुप में आप सर से पूछते रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस वक्त मतलब ऑनलाइन है, तो अगर क्वेश्चन करते रहे तो मेरे ख्याल से मजीद बहुत सारा टाइम चाहिए होगा। जी जी सर। तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी कॉर्नर या ग्रुप में से कुछ और कोई पूछना चाहते हो? सर हिस्टोन प्रोटीन में पॉजिटिव चार्ज की किस वजह से होता है, मतलब कौन से अमीनो एसिड वगैरह उसका बता रहे हो? आर्जिनिन और लाइसिन ये एक बेसिक अमीनो एसिड हैं, इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है। और DNA पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो फिर इनकी जो है कंपैक्शन या कंडेंसेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, सुपर कॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उसी के नतीजे में जो 2 मीटर का जो DNA है वो 1400 नैनोमीटर तक चला जाता है। तो सर ये बुक में जो दिया हुआ है परसेंटेज बेस कंपोजिशन ऑफ सम डीएनएज, और ये वाली रेशो में याद करनी है? मेरे ख्याल से तो इसकी ज़रूरत नहीं है। जैगम साहब आप क्या कहते हैं सर? जी जी, ये इसकी जो है ना, जो मेरे ख्याल से FSC की बुक के हिसाब से पूछ रही होंगी, ये इनकी जरूरत नहीं है, इतना चीजें आपसे वो नहीं पूछते। मैंने आपको बताया ना कि जस्ट ग्रेजुएशन लेवल। हाँ, जो जितना सर ने कुछ मजीद बातें बताई है, साथ ये कहा है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर ने लाजमी तौर पर उनको पिन पॉइंट किया है, तो वो चीजें आप कर लें। बाकी रिटन टेस्ट आपका ना, आप देखें कि सिंपल होगा, ठीक है। बस एक कंपटीशन है, दौड़ है कि कब गलतियां करने की, जो जितनी कम गलतियां करेगा वो शॉर्ट लिस्ट होगा। सर जी, मैग्नीशियम का क्या रोल है ये बता दीजिएगा सर। ये मैग्नीशियम जो है ना, ये अटैचमेंट और डिटैचमेंट जो DNA पॉलीमरेज 3 है उसको ये रेगुलेट करता है। रेगुलेशन का मतलब होता है टू इंक्रीज और डिक्रीज समथिंग, ठीक है। जैसे पंखे का रेगुलेटर है तो उससे आप क्या करते हैं, पंखे की स्पीड ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं। अब अगर DNA पॉलीमरेज 3 का काम ही नहीं है तो क्या करेगा, मैग्नीशियम आयन उसकी डिटैचमेंट में हेल्प करेंगे, और अगर उसकी ज़रूरत है तो फिर उसकी अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। तो ये बेसिकली मेन, जैसे कि आपने वो फिजियोलॉजी में पढ़ा है, ये बाबर जोया साहब ने आपको बताया भी था कि जो क्लोरोफिल ए है दैट इज द मेन, जो मेन खिलाड़ी है वो क्लोरोफिल ए है, लेकिन उसके साथ एसेसरी भी होते हैं, ठीक है, जैसे कैरोटीन वगैरह हैं।
लेकिन हम उनका नाम नहीं लेते। इसी तरह जो मेन चीज़ है मैग्नीशियम है, लेकिन ये सारे जो प्रोसेस होता है ये इंटरलिंक होता है, ये कनेक्टेड होता है। तो वो फिर क्या करते हैं, मैग्नीशियम को सिग्नल देते हैं कि इसको अब अटैच करवाना है या इसको डिटैच करवाना है। जी सर सर जिस फाइल से आप इसमें पढ़ा रहे थे ये आप ग्रुप में शेयर करेंगे? जी, ये मैं बाबर जोया साहब के साथ शेयर कर दिया है, तो वो इंशाल्लाह आपको जो है वो सर करवा। मैंने शेयर कर दी है, पहले ही कर दी है। जी जी ठीक है सर। रमीज भाई, इसमें ना उस दिन हम एक लेक्चर में भी ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे जी जी कि सर। जो राइबोसोम्स की सर है ना अटैचमेंट, उसमें भी जी जी मैग्नीशियम आयन जो है ना वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो जी सॉल्ट जी बॉन्ड डेवलप करते हैं। और दूसरा जो हम पढ़ते हैं एंजाइम के साथ नॉन प्रोटीनियस पार्ट को फैक्टर होता है और उसकी हाँ टाइप जी एक्टिवेटर, तो जी वो जी सर। सारे मेटल आइंस हैं। तो ये मैग्नीशियम वो एक्टिवेटर का काम करता है, यानी वो एंजाइम की हेल्प कर रहा होता है एज एक्टिवेटर के, उसके साथ अटैच हो जाता है, डीअटैच हो जाता है, जैसे बाकी बात जी आपने उसमें जी कर बिल्कुल दी। सर। थैंक यू सर। जी एनी अदर क्वेश्चन? सर ये बताएं कि जी बाबर साहब। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है और न्यूक्लियस में भी होता है। क्या इन तीनों में सेम इन्फॉर्मेशन होती है? तो फिर पूरे सेल की जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसे मिक्सिंग नहीं हो जाती कि नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया कभी सेम आयन? सेम इंफॉर्मेशन नहीं होती। सिर्फ जो सारी सर्वाइवल की इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ न्यूक्लियर के पास है, दैट इज द कंट्रोलिंग यूनिट। अब देखें जो प्लास्टिड है वो जो एनिमल्स हैं या प्लांट है जो है मतलब हेटरोट्रॉफ, उनमें तो होते ही नहीं है। तो सिर्फ ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए या जितने भी आपके ट्रेड्स हैं उनकी कंट्रोलिंग के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए के पास होती है, क्योंकि डीएनए इज द तो कंट्रोलिंग। तो सर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसी इन्फॉर्मेशन होगी जो माइटोकॉन्ड्रिया की ही फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होंगी या अदर भी होंगी? जो माइटोकॉन्ड्रिया देखें कि अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन इन नेचर की वजह से आप देखें कि जितने भी रेस्पिरेटरी एंजाइम है जो क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व है, तो वो जीन जब एक्टिवेट होंगी तो वो उनकी जो है फॉर्मेशन करेंगी, जो चीजें माइटोकॉन्ड्रिया को रिक्वायर है। ओके सर, थैंक्स। जी जी सर, बाबर इसमें ना साहब, जो मैं भी आपसे कहना चाहता है ना सर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म है, क्रेब जी जी साइकिल है सर। या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, तो जी वो जी सारी सर। एक्टिविटीज तो बेसिकली सर है ना एटीपी की प्रोडक्शन के लिए। तो जी ये जी वो सर। सारी जीन रेगुलेशन है सर, वो जो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर पास वो जीन्स है, वो जीन की एक्टिवेशन हो रही है या हाँ एंजाइम एक्टिविटीज कर रहे हैं और एटीपी की जी, आप प्रोडक्शन। देखें सर, जब जीन कोई माइटोकॉन्ड्रिया की है तो उस जीन से मैसेंजर आरएनए बनेगा, उस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनेगी। तो वो प्रोटीन के दो फंक्शन है, या तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यूटिलाइज हो जाएगी और या उसको साइटोप्लाज्म में एक्सपोर्ट करवाया जाएगा। और ये सेल टू सेल भी जो है, ये जो प्लाज्मोडेस्माटा या जो गैप जंक्शन वगैरह होते हैं, इसमें भी ये जो ट्रांसफर होता है बिटवीन जो मटेरियल है ये भी करवाया जाता है। जैसे कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, तो ये क्या करता है कि प्रोटीन वगैरह को पैकेजिंग करता है और पैकेजिंग करके सेल टू सेल जो है इसकी जो है वो ट्रांसफर करवाई जाती है। जी रमीज भाई, सर डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 का जो है ना फंक्शन एक दफा सम अप कर दें क्या? जो 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 3 है ये मेन रेप्लिकेशन एंजाइम है जो कि एडिशन करता है न्यूक्लियोटाइड की। 1 जो है वो प्रूफ रीडिंग करता है, प्राइमर रिमूव करता है, और 2 भी जो है वो प्रूफ रीडिंग ही करता है। कि अगर 1 से कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो उसको 2 जो है वो टोटली जो है वो ख़त्म करेगा। लेकिन फिर भी जो एरर है उसका चांस हमेशा रह जाता है, वो मैंने आपको बताया है कि रेशो क्या होती है उसकी। सर इसमें जो डीएनए पॉलीमरेज 2 है ना, ये डीएनए रिपेयर करता है सम टाइम ना, अगर हमारा डीएनए जी डैमेज भी हो जाए तो उसकी जी सर, रिपेयरिंग वही में। है ना कि अगर 1 के बाद कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो उसको डीएनए पॉलीमरेज 2 देखेगा, उसकी प्रूफ रीडिंग, रिपेयर, कोई मिसमैच हो गई है तो वो उसको जो है वो ठीक करेगा। दूसरा जो पॉलीमरेज 1 है वो प्रूफ रीडिंग भी करता है सर, और एक्सोन्यूक्लियस का काम भी करता है, यानी वो जी, जो प्राइमर्स एक्सोन्यूक्लियस है। प्राइमर को रिमूव करके तो एडिशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड उनके जो कॉम्प्लीमेंट्री होगी वो करेगा। जी सर। बाकी वो आमिर साहब वाली मुझे वो बात अब याद आ रही है, अभी सर जब हमने पढ़ा था हमने सर से, तो उनमें जी सर जी ने हमें बताया था कि प्रोकैरियोट्स की जो है
रेप्लिकेशन उसमें ये डीएनए पॉलीमरेजेस की 5 टाइप्स हैं, 1 2 3 4 5, और यूकैरियोट्स में 14 टाइप्स हैं। जी जी, वो मैंने चार्ट दिखाया भी है, लेकिन मैंने इनको सिर्फ वही बताई हैं जो कि वो सब एग्जामिनेशन उसमें पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ है ना इम्पोर्टेंट वो है। अल्फा बीटा गामा जी जी जी, एप्सिलॉन। बाकी बातें जो है ना इंटरव्यू के लिए काइंडली छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अवाम का जिसे कहते हैं प्रिपरेशन, उनका भी कुछ प्लान होता है। तो जी जी, क्वेश्चन आप काइंडली ग्रुप में आ जाएगा रमीश भाई, और वहां पर जो जिसका क्वेश्चन चलें है तो सर, आप टाइम काफी ज्यादा हो जी गया है, ठीक है, जी तो जी बिल्कुल। बाकी जो भी प्रॉब्लम होगा रमीज वो भाई बहुत इंशाल्लाह बहुत डिस्कस शुक्रिया कर आपका। लेंगे। डॉक्टर जी जी, अफाक साहब, बहुत बाबर रिया साहब, जैगन बहुत साहब, बहुत बहुत मेहरबानी शुक्रिया। रमीश भाई, जी सर, बहुत बहुत मेहरबानी शुक्रिया आपने सर, टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी। सर, बहुत शुक्रिया, ओके आपने सर, इतना थैंक यू टाइम वेरी दिया। मच। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह। ओके अल्लाह ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।